हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। इसके साथ ही इस चैप्टर में और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईएचपी, बीएचपी, एफएचपी, एचपी। तो हम वो भी इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को, ठीक है, विस्थापित करते हैं, उस पर बल लगाते हैं, और अगर वो कुछ डिस्टेंस मूव करती है, कुछ विस्थापन होता है उसमें, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्क, कार्य। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे। विस्थापन की दिशा में लगाए गए बल का घटक एवं उस घटक का विस्थापन के साथ गुणनफल को कार्य की परिभाषा कहा जा सकता है। ठीक है, और किसी वस्तु पर या फिर किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कह सकते हैं हम। ठीक है, तो कार्य क्या होता है? बल और बल की दिशा में विस्थापन, इन दोनों का गुणनफल जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, वो वर्क होता है। ठीक है, और वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वर्क जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। वर्क जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, परिमाण पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम इसको, वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए इस कंडीशन में कि एक द्रव्यमान है, एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m, और उस पर हम F बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो बल किस दिशा में लग रहा है? बल उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है। तो हमने माना कि विस्थापन कितना हुआ? हमने माना विस्थापन हुआ d, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, जो भी आप मान ले, कोई भी एक इकाई दूरी। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन में मतलब क्या था? जो द्रव्यमान था वो यहाँ था, फाइनल कंडीशन में यहाँ पहुंचा, उसने दूरी कितनी तय की? d। तो अब यहाँ पे किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य होगा फोर्स जो कि लगाया गया है, और d जो कि दूरी तय की गई है उसके द्वारा, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में देख लें कि अगर मान लीजिए जो F है वो जो कुछ डिग्री, कुछ कोण पे लग रहा है किसी, ठीक है, मान लीजिए वो थीटा डिग्री पे लग रहा है। ठीक, तो इस दिशा में हम क्या करेंगे? उसके दो घटक होंगे। ठीक है, एक होगा F साइन थीटा, ठीक है, और एक होगा F कॉस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? विस्थापन की दिशा में जो बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? इसका कौन सा घटक? F कॉस थीटा लग रहा है ना, और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। ठीक, तो इन दोनों का गुणनफल F cos थीटा इंटू डी, ये क्या कहलाएगा? वर्क, कार्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कार्य की प्रकृति के बारे में, मतलब नेचर ऑफ वर्क। तो आप समझ लीजिए, कार्य जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में देखते हैं कि कार्य पॉजिटिव कब होता है, मतलब धनात्मक कब हो सकता है। तो जब लगाए गए बल का घटक जो कि विस्थापन की दिशा में है एवं परिणामी बल के बीच का कोण अंश से कम, 90 अंश से कम हो, और लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में हो। तो दो कंडीशन। पहली बात तो क्या है कि जो आपका फोर्स लग रहा है और जो थीटा जिस जिस कोण पर वह लग रहा है, तो वो कोण जो है वो 90 अंश से अगर कम होगा तो क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर जो फोर्स आप लगा रहे हो और जो विस्थापन हो रहा है, इन दोनों की दिशा एक ही होगी तो भी वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन आप समझ लीजिए। ठीक, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। जैसे कि बॉडी फॉलिंग डाउन, ग्रेविटी सपोर्ट मोशन, मतलब कोई एक वस्तु है वो नीचे की ओर गिर रही है, तो अब देखिए विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो भी इसी दिशा में लग रहा है। तो जो विस्थापन हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो एक ही दिशा में है, तो इसलिए वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई वस्तु को लिफ्ट कर रहे हो, मतलब आप वस्तु को ऊपर की ओर खींच रहे हो, तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तब भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे हम जी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एफ की जो हम लगा रहे हैं। ठीक, अगर हम जी की बात करेंगे कि जी इस दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, तो जी के परिप्रेक्ष्य में तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम कि अगर आपके पास एक कोई कार है और आप उस कार को, एक बंदा जो है वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक,
तो अगर ये कार जो है इसी दिशा में विस्थापित भी हो रही है और ये बल भी इसी दिशा में लग रहा है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये धनात्मक वाली कंडीशन आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपन ऋणात्मक कब हो सकता है कार्य। ठीक है, तो जब जो कोण बन रहा था, जो फोर्स लग रहा था वस्तु पे, ऑब्जेक्ट पे, अगर उसका ये जो एंगल है वो एंगल 90 अंश से अधिक होगा। मान लीजिए ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कुछ ऐसा हो, ये लग रहा है आपका फोर्स, ये है बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, तो क्या होगा, ये देखिए 90 से अधिक है ना ये, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, देखिए जैसे कि ब्रेक्स ऑफ कार, अब कार जो है उसके जो ब्रेक्स लगते हैं तो वो ब्रेक इस, अगर कार इस दिशा में जा रही है तो ब्रेक इस दिशा में बल लगाएंगे, मतलब फ्रिक्शन के कारण। तो ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल जो है वो विस्थापन के विपरीत है, तो वर्क डन क्या होगा, उनके द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शून्य कब होगा। ठीक, तो शून्य कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट, अगर विस्थापन शून्य होगा तो अगर आप दीवार को कितना भी धक्का दे लो, दीवार हिलती है क्या, दीवार नहीं हिलेगी। तो अगर दीवार नहीं हिल रही है तो क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। दूसरी कंडीशन, अगर फोर्स जीरो है तो भी वर्क डन जीरो होगा। तो मान लीजिए कोई एक वस्तु है या एक टेबल पे आप एक बॉल को रोल करें और मान लीजिए कि टेबल पे फ्रिक्शन, घर्षण बिल्कुल भी नहीं है, घर्षण शून्य है, तो क्या होगा, बॉल, आपने कुछ बल दिया, आपके बल देने के बाद भी बॉल रोल करती रहेगी। ठीक है, रोल करती रहेगी, तब तो बल नहीं मिल रहा है ना उसको, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन उसमें वर्क डन नहीं होगा, जीरो कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन होगी। अगली कंडीशन क्या है कि अगर फोर्स, लगाया गया फोर्स और विस्थापन एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर हों, तब भी वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ये क्यों होगा, देख लीजिए क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ कॉस थीटा डॉट डी, और कॉस थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर अपन देखें कि जो कूली जो होता है, ठीक है, वो कूली अपने सर पे सामान लेके जाता है। अब क्या होता है, ठीक है, तो वो किस दिशा में, वो इस दिशा में बढ़ रहा है, और सामान का फोर्स जो लगा रहा है वो इस दिशा में लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। तो दोनों के बीच कोण कितना है, 90। तो अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो इसने कार्य जो किया है वो शून्य किया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और उदाहरण है इसका कि अगर कोई वस्तु जो है एक नियत वेग के साथ, मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका, उसके द्वारा भी किया गया कार्य शून्य होगा। ये आगे देखते हैं। अब कार्य की इकाइयाँ, ठीक है, तो कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, अच्छा, और क्या होती है, कार्य, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर होती है। ठीक, अच्छा, और क्या इकाई होती है, और कुछ अल्टरनेट यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि अर्ग। ठीक है, तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है, या यूं कहें 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। और अर्ग होता क्या है, ठीक है, तो हम देखते हैं, अभी हमने देखा था क्या था, फोर्स इनटू डी, फोर्स क्या था, न्यूटन, और डिस्टेंस मीटर में। तो अगर हम सीजीएस में देखें तो न्यूटन क्या होता है, डाइन, फोर्स को हम डाइन में लेते हैं, और मीटर सेंटीमीटर में, तो यही कहलाता है अर्ग। ठीक है, चलिए, और क्या यूनिट होती है वर्क की, कैलोरी भी होती है और किलोवाट भी होती है। तो एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, और एक किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक, और यही यूनिट एनर्जी की भी होती है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी क्या होती है, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं हम एनर्जी। ठीक है, कि मान लीजिए आपके अंदर अगर कोई एनर्जी है तो आप कोई भी कार्य कर पाओगे। ठीक, तो जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट भी जो वर्क की यूनिट थी वही होती है। तो एनर्जी बहुत टाइप की होती है।
ठीक है, बहुत सारे टाइप की, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। तो लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, अब जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल। काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब कोई वस्तु जो होती है वो मोशन में होती है, अगर ये कार है, ये तेज़ी से दौड़ रही है, चल रही है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? ठीक है, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। मान लीजिए ये है एक कार और ये जो कार है ये गतिज अवस्था में है। अगर ये गतिज अवस्था में है तो इसके पास कुछ वेग भी होगा। अगर वेग मान लीजिए वेलोसिटी है v और मास है इसका m, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv², क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई वस्तु एक स्थित अवस्था में है, ठीक है, एक कोई स्थिति में है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। कैसे? अगर वो एक हाइट पे है तब भी, और अगर उसके आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है तब भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो दोनों केसेस हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन में मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए ऊपर एक ये कुछ भी वस्तु रखी हुई है। कितनी हाइट पे रखी हुई है ये? h। ठीक है, और अगर अपन देखें वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर मान लें फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, और डिस्टेंस कितना? h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगी mgh। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होगी इसके पास? mgh। और ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु रखी हो एक हाइट पे तभी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो। अगर कोई वस्तु है वो अपनी अवस्था चेंज कर रही है तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, अब स्प्रिंग को आपने यहाँ से बल दिया और इसको कॉम्प्रेस कर दिया। ठीक है, अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? इसके मतलब इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई ना, तो अब आप छोड़ेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगी, विस्थापित होगी। तो अगर कोई वस्तु है तो उसकी अवस्था चेंज होने पर भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब यूनिट देखते हैं ऊर्जा की, एनर्जी की। तो ऐसा यूनिट जो होती है वो जूल होती है। ठीक है, और इसकी भी सेम जैसे वर्क की यूनिट होती है वो सारी यूनिट ऊर्जा की भी होती है। ठीक है, किलोवाट आर अगर अपन देखें तो ये क्या 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसमें होता है। कैलोरी भी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्ग है। ठीक है, बट ऐसा यूनिट जूल की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं पावर पे। ठीक है, अब हम आते हैं पावर पे। तो पावर क्या होता है? तो जो भी कार्य करते हैं तो कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, शक्ति। ठीक है, किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की दर को उस कर्ता या मशीन की सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पावर की यूनिट्स, क्या होती है? पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जूल पर सेकंड या फिर वॉट। ठीक, और भी होती हैं पावर की यूनिट, जैसे कि हॉर्स पावर भी होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके सिलेबस में वर्क एनर्जी एंड पावर जो है उस चैप्टर में ही एक और टॉपिक है आपका, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एचपी, आईएचपी, बीएचपी और एफएचपी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है। बाकी वर्क एनर्जी पावर तो आप आईटीआई के सिलेबस में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं हम एचपी, आईएचपी, बीएचपी, एफएचपी होता क्या है। तो देखिए एचपी होता है हॉर्स पावर, आईएचपी होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, बीएचपी होता है ब्रेक हॉर्स पावर और एफएचपी होता है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये होते क्या हैं हम एक एक करके देखेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर वाले जनरली हैं आईटी ओटी में, तो उन्होंने क्या है अभी तक इंजन से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है
तो वो IHP, BHP, FHP ये समझने में उनको काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं पहले कोशिश करूँगा कि आपको इंजन समझाऊँ। तो आप इंजन का एक ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आपको IHP, BHP समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ये इंजन देख लीजिए। इंजन क्या होता है? इंजन एक ऐसा उपकरण होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो जैसे हीट इंजन होता है, ठीक। अब हीट इंजन क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्टेड कर देता है। कैसे? उसके पास जब भी हम उसमें कोई फ्यूल ईंधन देते हैं तो वो ईंधन क्या, एक केमिकल ही है, तो ईंधन जलता है और जैसे ही जलता है तो वो ऊष्मा प्रोड्यूस मतलब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको। तो हीट इंजन जो होता है जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन और एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है? तो जो भी इंजन जिनमें इंजन के अंदर, ठीक है, दहन होता है, किसका? ईंधन का, उसे हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे कि जो भी आपकी बाइक्स में, आपकी कार में, ट्रक में जो भी इंजन लगे होते हैं वो सब इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, क्योंकि उसमें जो दहन होता है वो इंजन के अंदर होता है। लेकिन जो स्टीम इंजन आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, उसमें क्या होता था? उसमें एक व्यक्ति होता था, वो दिन भर कोयला डालता रहता था इंजन में। वो कोयला डालता था, कोयला जलता था, फिर उस कोयले की जो हीट निकलती थी उससे बॉयलर गर्म होता था। बॉयलर गर्म होने से जो स्टीम बनती थी और वो स्टीम टरबाइन को या व्हील को घुमाती थी और जो भी आपकी गाड़ी या मशीन ट्रेन थी वो चलती थी। तो वो कहलाते थे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल का मतलब अंदर, एक्सटर्नल का मतलब बाहर या बाहर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं इंजन्स के, हीट इंजन्स के। तो आईसी इंजन हम अभी बताया मैंने आपको, आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन। ईसी एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी। तो हमारे फोकस करना है डीजल पे और गैसोलीन पे, क्योंकि ये आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आप रोज़मर्रा की लाइफ में ये इंजन देखते हैं या कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं। देखिए ये एक मैं इंजन का एक पिक्चर है आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप इस पिक्चर को देखिए और इसमें इंजन का एक ओवरव्यू समझ लीजिए। इंजन को एक बेसिक तौर पे होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इंजन में क्या होता है? एक तो सिलेंडर होता है इंजन में, ठीक है, और एक होता है पिस्टन, ठीक है। तो जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये कहलाता है पिस्टन, ठीक है। और ये जिसमें अंदर ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, मतलब ये जो ऊपर और नीचे जाता है ना, इस मोशन को अपन बोलते हैं रेसिप्रोकेशन, ठीक है। तो ये इंजन क्या कर रहा है? ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, ठीक है। तो इस पिस्टन के साथ जुड़ी हुई है एक कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। और उस ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो जुड़ी हुई है क्रैंक के साथ। काहे की सहायता से? ये देखिए पिस्टन है, पिस्टन जो कनेक्टिंग रॉड के साथ इस गजन पिन की सहायता से जुड़ा हुआ है। और ये जो क्रैंक है, पिन है, क्रैंक पिन क्रैंक को और कनेक्टिंग रॉड को लिंक करती है, ठीक। तो ये देखिए इसमें एक ग्रीन कलर की दिख रही है रॉड, इसे कहते हैं अपन कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड के पीछे यहाँ देखिए ये जो रोटेट कर रही है ना, ये इसके पीछे ये है आपकी क्रैंक। ये क्या है? आपकी क्रैंक, ठीक है। तो ये क्रैंक क्या करती है? ये क्रैंक बिल्कुल बीचों बीच ना एक शाफ्ट लगी हुई होती है और उस शाफ्ट को घुमाती है। तो इमेजिन करिए बिल्कुल कि इस कनेक्टिंग रॉड के पीछे उस तरफ इंजन के एक शाफ्ट दिखेगी आपको। तो पहुंचने की कोशिश करिए इंजन के उस तरफ, तो वो शाफ्ट जो दिखेगी ना वो एक ही एक्सिस पे है, तो वो शाफ्ट घूमती है और उसी शाफ्ट के घूमने से आपके इंजन के गियर्स घूमते हैं और वहाँ से एक चेन कनेक्ट होती है। और वो जो चेन कनेक्ट होती है उसमें आपका पीछे वाला व्हील लगा होता है और वो व्हील जब घूमता है तो क्या होता है? आपकी गाड़ी पे आप बैठते हो और गाड़ी चलती है। सिंपल। तो चलिए ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इंजन का। अब इंजन वर्क कैसे करता है ये भी समझ लीजिए। ये जो है इनलेट वाल्व है और ये जो है ये आउटलेट वाल्व है। तो इनलेट वाल्व में ये दिख रहा है आपको फ्यूल, ये फ्यूल और यहाँ से एयर का मिक्सचर यहाँ अंदर जाता है, ठीक है। और ये है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक कैसे? क्योंकि इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। अब वो 4 स्ट्रोक मैं आपको समझा देता हूँ। पहली कंडीशन में क्या होता है? पिस्टन नीचे आता है, जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर जाता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? पिस्टन ऊपर की ओर जाता है। तो पहली कंडीशन को हम बोलते हैं सक्शन और दूसरी कंडीशन, सक्शन मतलब सक करता है, खींचता है। और दूसरी कंडीशन दूसरे स्ट्रोक में होता है कॉम्प्रेशन, मतलब वो कॉम्प्रेस करता है। तो दूसरे स्ट्रोक जब लगता है तो ये दोनों के दोनों जो वॉल्व हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब सिलेंडर को बंद कर देते हैं।
तो कॉम्प्रेशन होता है। और जैसे ही कॉम्प्रेशन होता है ना, तो ये जो स्पार्क प्लग दिख रहा है ना, ये बीच में यहाँ लगा होता है एक स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग चिंगारी छोड़ता ही रहता है। तो वो कॉम्प्रेशन के कारण क्या होता है, जो ईंधन जो होता है वो जल जाता है। तो जैसे ही वो ईंधन यहाँ पे, ये देखिए ये जला, तो जैसे ही ये ईंधन जलता है तो फिर वो पिस्टन को बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्रेशर देता है, और तो पिस्टन नीचे की ओर आता है। और इसी तीसरे स्ट्रोक को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो पहला सक्शन, दूसरा कॉम्प्रेशन, तीसरा पावर स्ट्रोक, और चौथा होता है एग्जॉस्ट। इसको एक्सपांशन भी बोलते हैं। और चौथा होता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में क्या होता है, जो गैसेस जल जाती हैं वो, ये देखिए बाहर फेंक देता है इसको। तो इसी के कारण ये देखो, ये देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मिला पावर। और इसी पावर के कारण ये क्या होता है, पिस्टन पिस्टन जो होता है ना वो गोल होता है, ऐसा कुछ राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर। तो ये जो पावर स्ट्रोक इसको मिलता है तो पिस्टन को नीचे की ओर ढकेलता है, और इसी के कारण पावर मिलता है। ठीक, और ये साइकिल चलती रहती है और आपके इंजन को पावर मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसकी थोड़ी सी वर्किंग। ठीक, अब देखिए इंडिकेटेड हार्स पावर क्या होता है। तो इंजन के अंदर, ठीक है, सिलेंडर और पिस्टन के अंदर जो पावर प्रोड्यूस होता है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर किसके कारण, जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, जो अंदर जिसका दहन हो रहा है, वो उसके कारण क्या होता है, पिस्टन में प्रेशर पड़ रहा था और उसको पावर मिल रहा था, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो मीट्रिक प्रणाली में इंडिकेटेड हॉर्स पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, PM इंटू एल इंटू ए इंटू एन अपॉन 4500। और किस में निकल के आएगा आपका IHP, HP हॉर्स पावर में। ठीक है, हॉर्स पावर में। ठीक, अब इसमें PM क्या है, PM है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, देख लीजिए। अभी मैंने बताया आपको, पिस्टन जो होता है, ठीक है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ना जब उसको पावर मिल रहा है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये प्रेशर जो मिल रहा है ये क्या होता है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होती है, तो पिस्टन जितना ऊपर नीचे जाता है ना, तो उस लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक, और पिस्टन का जो एरिया होता है, देखिए पिस्टन था, ये पिस्टन था। ठीक, तो ये पिस्टन का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इसे अपन बोलते हैं एरिया। और इसका जो एरिया कैसे निकालोगे, आपको डायमीटर दिया होगा, इस डायमीटर को क्या बोर भी बोलते हैं। ठीक है, इस डायमीटर को अपन बोर भी बोलते हैं, इंजन कितने बोर का है। तो इससे अपन आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वेयर। ठीक, और एन क्या है, एन होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने आवर्तन करती है आपकी क्रैंक। ठीक है, और छोटा वाला एन क्या कहलाता है, छोटा वाला एन बोलता है कि एक मिनट में आपको कितने पावर स्ट्रोक मिल रहे हैं। पावर स्ट्रोक मैं बता चुका हूँ आपको अभी। ठीक है, तो अगर आपका इंजन जो है 2 स्ट्रोक है तो एन मिलेगा, मतलब, और अगर 4 स्ट्रोक है तो n/2 पावर स्ट्रोक उसको मिलेंगे। ठीक, तो जो भी आपकी बाइक्स में इंजन लगे होते हैं वो सारे के सारे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। पहले शायद स्कूटर में 2 स्ट्रोक आता था। ठीक है, और वो ऑटोज जो चलते थे उनमें भी पहले 2 स्ट्रोक चलता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इंडिकेटेड हॉर्स अभी हमने देखा था, ये देखिए मीट्रिक सिस्टम में, मीट्रिक सिस्टम में जब हमने देखा इंडिकेटेड हॉर्स पावर, तो यहाँ पे जो मीन इफेक्टिव प्रेशर था वो था kg/cm² में। ठीक है, और लेंथ थी मीटर में, और एरिया था स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसको ब्रिटिश सिस्टम में देखते हैं, तो ब्रिटिश सिस्टम में निकालने के लिए क्या है हमारे पास, PM इंटू एल इंटू ए इंटू एन अपॉन 33,000। काहे में आएगा आपका आंसर, HP में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो PM होगा ना, मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, वो होगा PSI में। PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, और लेंथ क्या है, लेंथ होगी फीट में, और एरिया क्या होगा, एरिया होगा स्क्वायर इंच में। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रिटिश सिस्टम में IHP निकालने का फॉर्मूला। और अगर आपको किलोवाट में निकालना है, तो किलोवाट में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देख लीजिए। किलोवाट में निकालने के लिए PM इंटू एल इंटू ए इंटू एन अपॉन 60,000 किलोवाट। अब यहाँ पे जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होगा वो आपका होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, जैसे कि अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा कि जब हम उसको
ब्रिटिश सिस्टम में निकाल रहे थे यहाँ किस में था, पीएसआई में, और जब मीट्रिक में निकाल रहे थे यहाँ क्या था, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो ये किस में होगा, ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, लेंथ होगा मीटर में, एरिया होगा स्क्वायर मीटर में, ठीक है, और ये एन तो रहेगा ही। तो ये समझ गए आप, ये तीनों चीज़ें ब्रिटिश, मीट्रिक और किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना है। तो ये था इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर वो होता है जो इंजन के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कन्वर्जन। तो अगर आपको एचपी को वॉट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, अगर मीट्रिक सिस्टम में है तो एक एचपी बराबर 735.5 वॉट मीट्रिक सिस्टम में, और अगर ब्रिटिश में तो एक एचपी बराबर 746 वॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर की। तो मैंने आपको इंजन दिखाया, तो इंजन में आपको सिलेंडर पिस्टन दिखाया और ये भी बताया कि सिलेंडर पिस्टन में जो पावर मिलता है वो होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो अब उसके बाद जो शाफ्ट पे, देखिए यहाँ पे आपको इंजन में ये देखिए यहाँ पे जो शाफ्ट लगी हुई है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे पीछे एक शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है। वो शाफ्ट पे जो पावर मिल रहा है ना, ठीक है, ये दिख रहा है, ये लिखा है क्रैंक शाफ्ट। तो ये शाफ्ट पे पावर मिल रहा है ना आपको, ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है और उसके पीछे लगा होता है एक फ्लाई व्हील, ठीक है। तो वो फ्लाई व्हील पे हम ब्रेक हॉर्स पावर की बात कर रहे थे। तो ब्रेक हॉर्स पावर कैसे मेजर करते हैं, ये फ्लाई व्हील जो लगा रहता है, ये देखिए, ये जो फ्लाई व्हील जो लगा होता है ऐसा पीछे लगा होता है, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर, ये जो फ्लाई व्हील जो लगा होता है शाफ्ट के ऊपर, तो हम ब्रेक हॉर्स पावर कैसे नापते हैं, हम इसके ऊपर एक बैंड, फ्रिक्शनल बैंड लगाते हैं और इस फ्लाई व्हील को जो पावर मिल रहा होता है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो हमें उसको रोकने में जो पावर लगता है ना वो होता है ब्रेक हॉर्स पावर। क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। तो जो इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है और जो फ्लाई व्हील को पावर मिल रहा है उन दोनों में अंतर होता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो फ्लाई व्हील होता है उसमें पावर कम मिलता है, ठीक है, अंदर जो फ्रिक्शनल लॉसेस हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए आगे हम देखते हैं ये ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर क्या कह रहा है, ये कहता है कि ब्रेक हॉर्स पावर वह पावर है जो कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर में से फ्रिक्शनल पावर घटाने के बाद बचता है, ठीक है। तो क्या होता है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर में से फ्रिक्शनल हॉर्स पावर माइनस कर दीजिए तो ब्रेक हॉर्स पावर आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इस फिगर को देखिए आप। तो हम देखते हैं कि ब्रेक हॉर्स पावर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे हम उसको नापते हैं। तो इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में क्या है, इस फिगर में ये जो दिख रहा है ना, ये है फ्लाई व्हील, ठीक है, ये जो बीच में लगा हुआ है और उसके चारों तरफ उसकी पेरीफेरी पे हमने लगाया हुआ है एक फ्रिक्शन बैंड। ये फ्रिक्शन बैंड एक बेल्ट भी हो सकता है, ठीक है, जो कि जब ये फ्लाई व्हील घूमता है, ठीक है, जब इसको पावर मिलता है तो इस फ्लाई व्हील को ये बैंड जो है रोकने की कोशिश करता है और जो पावर लगता है इसको रोकने में उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसमें क्या होगा इस फिगर में, कि जब ये फ्लाई व्हील, देखिए इस फिगर में क्या होगा, जब ये फ्लाई व्हील ऐसे घूमेगा तो क्या करेगा, ये जो मोमेंट आर्म है, मतलब ये जो फ्रिक्शन बैंड लगा हुआ है, इसको भी घुमाने की कोशिश करेगा इस दिशा में। तो फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, F, ठीक है, और F से दूरी कितनी है इसके सेंटर की, F से दूरी है इसके सेंटर की R, ठीक है, कितनी दूरी है R। तो एक मोमेंट जनरेट होगा और मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब बल और लंबवत दूरी। तो ये हो गया आपका बल और इसके लंबवत हो गया ये दूरी, ठीक। और एक और मोमेंट जो होगा इस तरफ जनरेट होगा, जो फ्रिक्शन जो होता है वो फ्रिक्शन, ये जो छोटा वाला F दिख रहे हैं ये फ्रिक्शन और छोटा वाला R दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लाई व्हील का रेडियस। तो ये भी एक मोमेंट क्रिएट करेगा और ये उल्टी दिशा में करेगा, ये छोटा वाला F और कितनी दूरी, छोटा R, ठीक। तो क्या टॉर्क जनरेट हो रही है इससे, देखिए यहाँ पे अब टॉर्क जनरेट हो रही है, तो टॉर्क कितनी जनरेट हो रही है, R इंटू एफ, ठीक है, टॉर्क कितनी जनरेट हो रही है, R इंटू एफ। अब वर्क डन हमें अगर देखना है कि वर्क डन कितना हमें वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, तो देखा जाएगा कि डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया है। देखिए ये था इसका सेंटर फ्लाई व्हील का, ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन बैंड पे जो फोर्स लगा रहा था ये कितनी दूरी थी इसकी, R। तो ये जब ऐसा घूमेगा, ठीक है, तो कितना दूरी कवर करेगा, ये कवर करेगा आपका 2 पाई आर और फोर्स कितना है, F। तो 2 पाई आर एफ, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक। और पावर कितना होगा, तो पावर होगा आपका, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कार्य करने की दर। तो
ये देखिए 2πr इंटू एफ अपॉन 60, मतलब ये n/60 आ जाएगा। यहाँ पे n क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। rpm जो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट ड्राइव शाफ्ट का, ठीक है। तो पावर कितना मिलेगा हमको, 2πr/f n/60, ठीक है। इस स्लाइड में देखिए आप कितना पावर मिल रहा था हमको, 2πr/f n/60, और नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो पावर है वो किलोवाट में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टॉर्क क्या था, r इंटू एफ था। अब हमने टॉर्क r इंटू एफ की जगह रखा t, टॉर्क, ठीक है। तो ये किस में मिल रहा है हमको, किलोवाट में, 2π/nt/60,000, ठीक। और यहाँ पे टॉर्क किस में, टॉर्क होगा न्यूटन मीटर में। और अगर हमें एचपी में चाहिए है, bhp जो हमें निकालना है ब्रेक हॉर्स पावर, उसको अगर हमें हॉर्स पावर में चाहिए है तो क्या करेंगे, 2π/nt/4500, ठीक है। और यहाँ पे टॉर्क रहेगा जो केजी मीटर में रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये अगर हमें bhp को किलोवाट में निकालना है तो 2π/nt/60,000 किलोवाट, और अगर हमें hp में निकालना है तो 2π/nt/4500 किलोवाट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक। अब फ्रिक्शनल पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है और जो ब्रेक हॉर्स पावर होता है, तो उसके बीच में एक फ्रिक्शन के कारण कुछ पावर लॉस हो जाता है, ठीक है। तभी जो इंजन में प्रोड्यूस होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और उसके बाद फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉस हो जाता है, तो जो फ्लाईव्हील पे हमें मिलता है वो क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। तो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर क्या हुआ, इंडिकेटेड हॉर्स पावर में से आप bhp माइनस कर दीजिए, बचा हुआ जो पावर हुआ वो क्या हुआ, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या लिख रहा है, व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इंजन टू द व्हील अ लॉट ऑफ पावर इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड दिस लॉस ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। मतलब क्या होता है, जब इंजन जो है व्हील में पावर ट्रांसमिट करता है तो क्या होता है, बहुत कुछ पावर जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण पावर लॉस हो जाता है, और वही जो पावर लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और टॉपिक है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है देख लीजिए। अब कोई भी एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता। तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, हमें आउटपुट में मिल क्या रहा है और हम उसको दे क्या रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें bhp जो है bhp अपॉन ihp। ihp क्या है, ihp ज़्यादा होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, क्योंकि इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और bhp क्या है, जो हमें फ्लाई व्हील पे मिल रहा है। bhp कम है क्योंकि फ्रिक्शन लॉस के कारण बहुत सा पावर लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या निकल के आती है, यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी निकल के आती है bhp अपॉन ihp इंटू 100, ठीक है, क्योंकि हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी परसेंटेज में चाहिए है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है bhp अपॉन ihp इंटू 100, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमने वर्क एनर्जी पावर देखा और उसमें IHP BHP FHP भी देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।